डॉक्टर बन के आए, बाद में लोग कहते हैं पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से कर रहा है, उसकी डिग्री तस्लीम होती है कि नहीं। एक और फ़र्क भी आ रहा होता है कि जो लोग यहाँ नहीं हो पा रहे होते, जिन्हें एडमिशन नहीं मिलता, वो ये समझते हैं कि रशिया या जो दीगर ममालिक हैं उनमें जाकर डिग्री लेने के चक्कर में होते हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, मतलब जैसे जो इसको हम अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट समझते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कैंसर का है उसमें इंजेक्शन लगा के उसका वो साइज़ कम करते हैं, तो डॉक्टर्स आए, एटीएम मशीनें तैयार हो जाएं, एटीएम मशीनें तैयार हो जाएं। मैच के दौरान ही उन्हें अटैक हो गया, तो ये कैसी कंडीशन में, क्योंकि आम रूटीन में बंदा फिट लग रहा होता है, लेकिन वो खेलते हुए अगर कोई बंदा गिर जाता है तो ये अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अतर रऊफ़ राना साहब। माहिर अमराज़ दिल हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से दिलों में उतर चुके हैं और बहुत से दिलों को चेक कर चुके हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये MBBS तो करते हैं, बहुत से लोग नौजवान चाह रहे हैं कि हम MBBS करें। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये MBBS FSC के बाद जब आप करते हैं तो सिलेक्शन यूनिवर्सिटी की करनी पड़ रही होती है, तो ये क्या तरीक़ाकार है जिसकी सिलेक्शन की जाए कि बंदा प्रॉपर, जिसे कहना डॉक्टर बन के आए, बाद में लोग कहते हैं पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से कर रहा है, उसकी डिग्री तस्लीम होती है कि नहीं। तो ये तरीक़ाकार बताइएगा, बाकी दिल की बातें तो होती रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। FSC के बाद यूजुअली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो UHS के अंडर आते हैं, एक ही बेसिकली ये मेन यूनिवर्सिटी है। अब उसमें फिर मेरिट सिस्टम है, नो डाउट के सबसे हायर टॉप के ऊपर वो आपका किंग एडवर्ड है, फिर इसके अलामा इकबाल और बाकी चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं तो उसकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उसका एडमिशन हो जाए, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर वो उस जगह से बहुत दूर है, मिसाल के तौर पर मुल्तान का बच्चा है या झंग का बच्चा है, उसको फिर प्रेफर करना चाहिए जो उसको नियर बाई है, जैसे फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज है तो फिर उसमें प्रेफरेंस होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, उनका मेयार बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। पहले था कि जी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पे आप डोनेशन के नाम पे वो पैसे इकट्ठे करते थे, 10-10, 20-20 लाख रुपया, और जस्ट 50-55% के मार्क्स वाले भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता था। उनका वो वाला कैलिबर नहीं हो सकता जो उस बच्चे का है जिसके 85 या 90% के करीब मार्क्स हैं। तो अब चूँकि MD कैट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जो है ना वो टॉप के ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अब शायद वो उतना डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन अगर हम आज से 5-7 साल या 10 साल पहले के बच्चों को देखें तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बने हुए डॉक्टर्स और जो गवर्नमेंट में, उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क है। अच्छा, एक और फ़र्क भी आ रहा होता है कि जो लोग यहाँ नहीं हो पा रहे होते, जिन्हें एडमिशन नहीं मिलता, वो ये समझते हैं कि रशिया या जो दीगर ममालिक हैं उनमें जाकर डिग्री लेने के चक्कर में होते हैं। तो उनकी डिग्री वैलिड होती है, और क्या उनकी और हमारी एजुकेशन कोई एक ही है या इसमें कोई फ़र्क है? ये भी ज़रा क्लियर करें आज, क्योंकि बहुत से नौजवान चाह रहे होते हैं या पैसे के ज़ोर पर बाहर चले जाते हैं और वहाँ से डिग्री लेके आते हैं। असल में इसमें जो ज़्यादा रोल है वो उन लोगों का है जो लोग बच्चों को एडमिशन बाहर करवाते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं, जो आपकी PMC या PMDC की वेबसाइट के साथ आपको उसमें मिल भी जाएगा, उनमें जाना चाहिए क्योंकि उनका स्टैंडर्ड हाई है। दूसरा, वहाँ की जो टॉप की अगर आपको यूनिवर्सिटी, मसलन आप चाइना में जाते हैं, उनकी अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, फिर तो उनके डॉक्टर्स और हमारे डॉक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर उनके आप किसी पेरिफेरी के शहर में जाते हैं जो जस्ट सिर्फ समझ लें कि हार्डली के एक घर के ऊपर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी बनी होती है, तो उनमें हेल ऑफ डिफरेंस होता है उनके डॉक्टर्स में, मतलब या उज़्बेकिस्तान में हो या चाइना में। अगर आप लो स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो वो फिर यहाँ पे compete नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी ना प्रॉपर एजुकेशन वहाँ पे होती है और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो लिहाजा ये बड़ा सिलेक्शन का काम है कि आप जा किस जगह रहें, और ख़ास तौर पर मैंने अक्सर देखा है कि पैसे वाले लोग भागते हैं बाहर, वो कहते हैं यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो चलें जी रशिया चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, तो इन ममालिक में जाते हैं। तो ये रुझान इस वजह से? जी, रुझान इस वजह से असल में ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारे लोग डॉक्टर्स, हमारे सब बच्चे जितने भी हैं ना, कोशिश होती है जी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। रीज़न क्या है? वो देखते हैं कि जी डॉक्टर साहब सिर्फ 5 से 7 मिनट लगाते हैं, 2000 रुपया फ़ीस ले लेते हैं, जस्ट एक छोटा सा निक करके ऑपरेशन देते हैं, 50,000 लाख रुपया ले लेते हैं। स्टेंट डलवाते हैं तो जी 8-8, 10-10 लाख लगाते हैं।
तो इसलिए उनकी यही होती है कि जी हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, तो डॉक्टर्स आए, एटीएम मशीनें तैयार हो जाएं। और बच्चियों को कई दफ़ा लोग डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि जी डॉक्टर्स होंगी क्योंकि मोस्ट प्रेस्टीजियस किस्म की ये फील्ड है, तो अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मेरे ख्याल में इस सोच से हमें निकलना चाहिए। जितनी अब सैचुरेशन है, अगर आप अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवाते हैं, वो 5 से 6 साल बाहर लेके आते हैं और फिर यहाँ पे आके वो कम्पीट नहीं कर पाता, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती या उसका स्टैंडर्ड ऑफ जो एजुकेशन है वो इतना नहीं है, तो वो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, टेंशन में आ जाता है और डिप्रेशन का मरीज़ वो बन जाता है, बावजूद इसके कि उसने MBBS किया होता है और देखता है कि फ़लाँ डॉक्टर के बाद बड़ा रश है और मेरे पास नहीं है। अच्छा, MBBS के बाद फिर अगली स्टेज भी आती है कि लालच होता है और फिर पढ़ना भी चाह रहे होते हैं और फिर देखते भी हैं कि फ़लाँ डॉक्टर बड़ा कमा रहा है, वो जनाब रेडियोलॉजिस्ट है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है और बड़े पैसे कमा रहे हैं और रश ही रश है, टोकन भी नहीं मिलते बाज़ दफ़ा, तो ऐसे होता है। इस चीज़ को देखकर लोग स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे होते हैं किसी भी मर्ज़ में। तो आप ये मुझे बताएं कि इसके बाद क्या तरीक़ाकार ऐसा है कि जो ज़्यादा जिसे आज कल हम देखें कि रुझान हो, MBBS के बाद क्या करना चाहिए स्पेशलिस्ट? जी, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है दान साहब। देखें, आजकल के दौर में ना MBBS तो अब बड़ी बेसिक सी डिग्री है। मेरे ख़्याल में आपका अगर MBBS में एडमिशन होता है तो आप अपने जहन में शुरू से स्टार्ट कर लें कि जी मैंने स्पेशलिस्ट बनना है। किस चीज़ में बनना है ये? हाँ, अब ये है कि स्पेशलिस्ट किस चीज़ में बनना है। पहले क्या होता था, हम ये पाकिस्तानी जो है ना वो एक भेड़ चाल का शिकार होते हैं। कुछ जनरल मेडिसिन सारे लोग जाए जा रहे हैं, जनरल सर्जरी में जाए जा रहे हैं। आप उन फील्ड्स में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है। मैं उसको 2-3 आपको मिसाल देता हूँ। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, मतलब जैसे जो इसको हम अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट समझते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कैंसर का है उसमें इंजेक्शन लगा के उसका वो साइज़ कम करते हैं। उस चीज़ में बजाय कि आप सिंपल डायग्नोस्टिक में चला जाए। हमारी जैसे कार्डियोलॉजी की फील्ड है, अगर आप जनरल कार्डियोलॉजी में जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कम्युनिटी में। आप उस फील्ड में जाएं, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी दिल की बीमारी है कि दिल का करंट तेज़ हो जाता है, दिल की हरकत बड़ी तेज़ी से 200-250 के ऊपर जाता है, उसको हम EP इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, वो अलग है, वो एक अलग है। वो कार्डियोलॉजी की भी जो है ना वो सब टाइप है। पूरी फैसलाबाद डिवीज़न में एक भी क्वालिफाइड बंदा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ की अगर हम आबादी लें और लाहौर में भी हार्डली 2 या 3 बंदे होंगे। इस तरह की फील्ड्स में आप आएँ, ठीक है ना, जो मतलब जिस फील्ड्स में डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, आप उसको सिलेक्ट करें। उसमें आप क्या होगा, आप जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो क्लिक भी कर जाएंगे और सर्व भी कर पाएंगे। आज हमारे साथ माहिर अमराज दिल डॉक्टर अतर रऊफ राना साहब हैं और इनसे एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा है तो हट के, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे आप ये बताएं कि पैसे ज़्यादा कमाने हों तो किस में स्पेशलिस्ट बनना चाहिए? ये तो ख्वाहिश है ना लोगों की। हाँ, ये तो मतलब क्योंकि डॉक्टर्स भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनके भी बीवी बच्चे और ख़ानदान है, वो भी यही चाहता है कि उसकी अर्निंग अच्छी हो और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि डॉक्टर अगर मोटरसाइकिल पे चल रहा हो ना तो लोग बड़े अजीब से, डॉक्टर साहब तुसी मोटरसाइकिल थे, मतलब वो बंदा बेचारा वैसे ही डिप्रेस हो जाता है कि शायद ये मैं कोई कबाहत नहीं क्या कर बैठा हूं, डेफिशिएंसी जो कर रहा हूँ, तो फिर वो उस रेस में जो है ना वो दौड़ना शुरू कर देता है पैसा इकट्ठे करने वाली। तो मेरे ख्याल में एक तो डॉक्टर्स को मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह की बातों को जो है ना वो दिल पे नहीं लेना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि वो इस तरह की बातें करके ना उसका दिल ना तोड़े। तो लेकिन रास्ता तो कम से कम बताएं कि कहाँ ज़्यादा आजकल जैसी फील्ड्स है, मैं जैसे बताया कि कार्डियोलॉजी की, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की फील्ड है, इसमें पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है। कार्डियोलॉजी, चूँकि मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो बड़ा अच्छा है इसमें चांस। आप डर्माटोलॉजी की कोई ऐसी ले लें, जैसे आपके हेयर ट्रांसप्लांट है, ठीक है, ये आजकल तो है। हमारी कौम को बेचारी का एक डिलेमा है कि हम गोरा बनने के चक्करों में मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स और बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जो आपको जो है ना देती हैं, तो वो डर्माटोलॉजी से रिलेटेड है। साइकेट्री जो है ना वो बहुत पेइंग फील्ड है, इसलिए कि साइकेट्रिस्ट बहुत थोड़े हैं पूरे पाकिस्तान में, तो शायद ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉपर FCPS कोई बंदा हो। तो मेरे ख्याल में सेक्रेटरी में जाना चाहिए, दे आर वेल पेइंग। और फिर इसी तरह होगा जो आपने कहा कि जी टोकन के लिए जो है ना वो भी सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं जी, हम जैसे बंदों को भी सिफारिश तो करवानी पड़ रही होती है ना। तो ये एक सिलसिला है। डॉक्टर साहब, दूसरा ये हम ये जानना चाहेंगे कि हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि आपने स्पेशलिस्ट बनना है तो किस चीज़ में, लेकिन एक बात आपने भी की थी कि डॉक्टर्स पर बहुत से इल्ज़ामात होते हैं कि ये मेडिसिन कंपनियों के साथ मिले हुए होते हैं, तो ये किस हद तक हकीकत है? वैसे लोगों में ये तासुर आम है कि डॉक्टर्स और मेडिसिन कंपनियों के दरमियान जो एग्रीमेंट होते हैं, अक्सर 10 में से 8 दवाइयाँ वो होती हैं
जो आपकी कोई एग्रीमेंट पे चल रही होती हैं, 2 एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कोई आपको असल दवाई जिसे कहा जाता है? आपकी बात ठीक है। देखें, जो गंदी मछलियाँ हैं ना वो हर डिपार्टमेंट में होती हैं। चंद एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डेफिनेटली फ्रेंचाइज कंपनियों के साथ मिले हुए होते हैं या सब स्टैंडर्ड या उन्होंने बनाई होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं ना, जिनकी आप खुद जानते हैं माशरे में क्रेडिबिलिटी है, वो इन चीज़ों के ऊपर वो समझौता नहीं करते। क्यों? जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे पहुंचती है। अगर आपने सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ लिखी होती हैं ना, तो वो वहीं पे मरीज़ को बताता है कि जी आप किस डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए हैं, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो डाकू या कसाई है। ठीक है जी? अच्छा, आज ये मेडिकल स्टोर वाले वैसे बता देते हैं। मैं लाहौर में गुज़श्ता दिनों था तो मुझे एक मेडिकल स्टोर वाले ने प्रॉपर बताया कि इस डॉक्टर की ये जो मेडिसिन है, ये उसने कहा जी मैं गारंटी देता हूँ कि ये एग्रीमेंट है, बिल्कुल ऐसा। जो आपको उन्होंने फार्मूला जी, ये बिल्कुल ऐसा होता भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये सारे मतलब लोग ऐसा नहीं करते। और इसमें कुछ फिर केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले वो भी 2 नंबरी करते हैं। मसलन उनकी 2 नंबरी क्या है कि आपने स्टैंडर्ड की कोई मेडिसिन दी है। मैं मिसाल देता हूँ, ऑगमेंटन है, सारी दुनिया जाती है, एक इंटरनेशनल जो है ना कंपनी की है। वो क्या करेंगे, फ्रेंचाइज़ की जहाँ पे उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, 100% है, 200% है, वो वाली दे देगा आपको। ठीक है ना? और मरीज़ को कहेगा जी साल्ट वही है, या डॉक्टर को ब्लेम ये करना शुरू कर देगा जी डॉक्टर साहब की उस फ्रेंचाइज़ के साथ हुई है, तो डॉक्टर साहब ने इसलिए आपको महंगी लिख दी है, ये दवाई भी वही काम करेगी, हालांकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। जो वो अपने तौर पर अपना फार्मूला लगा वो अपने तौर पे बिल्कुल करता है। और ये चूँकि डॉक्टर्स का मैं इसके साथ ही कोरिलेट कर लूँ, अपनी दिल की बात भी कह दूँ कि ये गंदी मछलियाँ जो है ना, ये हर डिपार्टमेंट में हैं। जैसे सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों में सारे सहाफ़ी कोई बुरे तो नहीं हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इनको ब्लैकमेलर्स कहा जाता है। लेबल पक्का लगता है, लेकिन चंद लोग हैं, पुलिस वाले हैं, सारे पुलिस वाले तो बेईमान नहीं हैं, लेकिन पुलिस वालों का भी जो है ना उनके ऊपर करा जाता है कि ओवरऑल किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट में है, चूँकि ये डायरेक्टली लोगों के साथ होते हैं, इस वजह से यह बदनामी समझने के वो उनके खाते में। अच्छा, इसी के साथ मिलता हुआ एक और सवाल भी कर लें, क्योंकि आप दोस्त हैं, आपसे नहीं पूछनी बातें तो किससे पूछनी है ना हमने। ये दिल के वॉल का जो स्टैंड होता है, इसमें भी काफ़ी स्कैंडल्स आए सामने कि इसमें भी कोई 2 नंबरी होती है। पैसे मसलन यहाँ तक बात आ गई कि 1500 का होता है और लाखों रुपए डॉक्टर ले लेते हैं। तो इसके हक़ाइक़ क्या था? इस पे बल्कि नोटिस भी एक हुआ था गवर्नमेंट। जी बिल्कुल सर, ये एक तो बड़ी अच्छी बात कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने सुमोटो एक्शन लिया और चीज़ें जो है वो स्ट्रीम लाइन हुई। पहले चीज़ें स्ट्रीम लाइन नहीं थी। ये बेसिकली, अब चूँकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का खुद एम्प्लॉई हूँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की ही और ड्रैब की बेसिकली ये नेग्लिजेंस थी। नेग्लिजेंस क्या थी कि आप उनको प्रॉपर्ली रेगुलाइज करें कि जो एक स्टंट आ रहा है उसकी आप प्राइस एक फ़िक्स करें और उसके मुताबिक दें। वो क्या था, वो कंपनियों का था कि जो मिसाल के तौर पर 60 या 70 हज़ार का स्टंट है वो 1,20,000 में बेच रहे थे, क्योंकि उनका इतना प्रॉफिट मार्जिन रहता है। बाहर की दुनिया में भी स्टंट्स महंगे हैं। जहाँ तक जाली स्टंट की बात है, अच्छा, जब ये सुमोटो का एक्शन हुआ तो उन्हीं दोनों क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस साहब जो ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको एमआई हुआ, उनको डॉक्टर साहब ने वही जाली स्टैंड डाला जिसके कहा गया था कि ये जाली। हाँ जी, तो वो बेसिकली जाली नहीं था, वो लेटेस्ट स्टैंड था। अभी पाकिस्तान में ड्रैप ने उसको चूँकि रेगुलराइज नहीं किया था, क्योंकि वो ये पाकिस्तानी जो है ये भी पैसे लेके, जब तक पैसे ना लें ये उसको करते नहीं है। तो वो आगे उन्होंने कहा जी हमें लेटेस्ट वाला, सबसे बेस्ट वाला, उन्होंने कहा जी फिर ये आपको जाली वाला है जो रिकग्नाइज नहीं है, ये डाल देते हैं। तब जाके वो डॉक्टर साहब की जान छूटी, अदरवाइज़ वो शायद जो है ना बिहाइंड द बार होते वो। ये नाज़रीन, डॉक्टर अतर रऊफ़ राना साहब से इस तरह की गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। जी, तो डॉक्टर अतर रऊफ़ राना साहब, इनकी सालगिरह थी। ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से आज एक बेहतरीन केक यहाँ पहुँचा है और डॉक्टर साहब के साथ आज हमारे इसी सेट पर डॉक्टर साहब की सालगिरह का केक काटा जाएगा। और कल से लगता है डॉक्टर साहब को बहुत से लोग और भी विश करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, जन्मदिन मुबारक हो आपको। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये इस दिन को याद रखा और जो है ना वो हमारी खुशी में जो है ना वो आप शरीक हुए हमारी। ये सर, मैं वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। और अब से कुछ देर पहले ब्रेक के दौरान हमने डॉक्टर साहब की सालगिरह की ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से खूबसूरत केक यहाँ पहुँचाया गया था। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ख्वाजा स्वीट्स के बारे में इनकी क्या राय है। जी, ख्वाजा स्वीट जैसे पहले मुल्तान सोन हलवे का एक बहुत बड़ा नाम था, वो ब्रांड है। अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, तो इनका भी अब नाम बन गया ख्वाजा स्वीट्स वालों का। स्पेशली जो इनका सोन हलवा है
तो जैसे हमारे कोलीग्स भी हैं, डॉक्टर ज़रात भी हैं, तो जब मैं फैसलाबाद जाता हूँ, कार्डियोलॉजी में होता हूँ या कहूँ, तो उनको गिफ्ट देता हूँ, बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं कि जी इसका जायका बड़ा मुनफरिद और ज़बरदस्त है। और इसी तरह अब इन्होंने केक में बड़ी वैरायटी दे दी है, और केक और इनका फास्ट फूड में भी अभी आना शुरू हो गए, तो झंग की एक पहचान कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप फुली जो है ना वो आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हमारा ये सेट इस वक्त पैराडाइज सिटी में है, तो पैराडाइज सिटी के हवाले से और हमारे इस सेट के बारे में आप क्या कहेंगे? आप इससे पहले हमारे 12 के सेट पर भी हमारे मेहमान रह चुके हैं और अब भी हैं, तो कैसा लग रहा है आज? बहुत ज़बरदस्त जी, खुली फ़िज़ा में बैठे हुए हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और मज़े की बात ये है कि इस तरह की सोसाइटीज़ और भी झंग में डेवलप होनी चाहिए। मतलब आपको इस सोसाइटी में आके रह के ये एहसास नहीं होता कि आपकी झंग जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जैसे इस्लामाबाद या लाहौर की सोसाइटीज़ हैं कि खुली सड़कें हैं और बाकी लोग हैं, उसका इन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉपर एक सोसाइटी है, सिर्फ आपने आना है, जगह लेनी है तो घर बना लेंगे, और वैसे तैयार घर पड़े हैं, आना है चाबी लें बैठे हैं, तो यहाँ सोसाइटी में पार्क भी है, मस्जिद भी है और इसके रोड वगैरह, यानी हर शख्स की ख्वाहिश होती है अच्छी जगह पे रहना, तो झंग में तकरीबन ये एक मुकम्मल सोसाइटी कहा जाए। जी बिल्कुल बात, बिल्कुल ठीक। ये अब डॉक्टर साहब से हम वापस चलते हैं अपने सवालात की जानिब, और डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हार्ट सर्जरी के हवाले से ख़ास तौर पर कि किसी को भी अगर लेफ़्ट साइड पर कोई पेन होती है तो फ़ौरी उसे लगता है कि मुझे अटैक हो गया और मुझे कल को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो इस हवाले से क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस सूरत में ऑपरेशन लाजमी होता है। जी ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो सीने में दर्द के साथ ही आती हैं। जी। और हमारी शुक्र है आम आवाम में अब ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले लोग नहीं आते थे, उनका था कि जी छोटी मोटी कोई फकी या देसी हकीम से दवाई ले, मस्कुलर पेन समझ लेते थे, पेन समझते। अब वो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, ECG करवाते हैं, अगर एको की ज़रूरत हो तो वो करवाते हैं और पूछते हैं कि जी ये कहीं हमें कार्डियक तो नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि सर्जरी हर चीज़ का इलाज नहीं है। सर्जरी तो बड़ा ही एक लिमिटेड सा सेगमेंट है, जो बड़े हार्डली 20-25% केसेस जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ गई है कार्डियोलॉजी में कि जो पहले बाईपास के से अलावा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता था, अब विदाउट बाईपास जस्ट आप एंजियोप्लास्टी के ज़रिए वो चीज़ें कर लेते हैं, वो मरीज़ों की नालियों में स्टेंट डाल देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान के हमारे झंग में भी यही है कि रिम्स हार्ट सेंटर में हमने एक एंजियोग्राफी की मशीन लगाई है। और अगरचे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे हो रही थी, लेकिन मैं झंग का पहला बंदा हूँ जिसने झंग की पहली एंजियोग्राफी भी और एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पे की, यहाँ शुरू की है। जी। और सिर्फ एक ही उसमें है कि अभी हम हेल्थ कार्ड वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड हो जाए एक्टिव, क्योंकि जब हेल्थ कार्ड होगा तो फिर आम आवाम को भी जो है ना उसका फ़ायदा होगा। और आपके तवज्जुह से मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, अब भी जो है हमारे साहिब इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी एंजियोग्राफी की मशीन लगाए, जैसे हमारा DHQ है, क्योंकि वहाँ पे मुझ जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम वहाँ पे गरीब लोगों को सर्व करें। हम अपने क्लिनिक्स चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, हम प्राइवेट रूम्स में कर रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड लोग हैं जो पे कर सकते हैं। असल फ़ायदा हमारा तब है जैसे हम FIC में करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट मेरी जॉब है। तो चूँकि मैं झंग का हूँ, झंग की मिट्टी से जो है ना वो ज़ाहिर निकला हूँ, परवरिश हुई है, तो झंग की मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। तो मैं यही कहूँगा आप सब के तवज्जुह से कि जी यहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन लगाई जाए, ताकि जो हमारे पेशेंट रेफ़र होते हैं FIC या लाहौर में, यहीं पे हम उनको स्टेंट डालें, यहीं पे जो वैल्व हैं जो बगैर ऑपरेशन के हम खोल सकते हैं वो खोलें। कुछ लोगों की दिल की बैटरी कमज़ोर हो जाती है, वो हम बैटरी यहीं पे डालें। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना मेरी ख्वाहिश है, मैं और बहुत सारे जो मेरे झंग के दूसरे कोलीग्स हैं वो सर्व करना चाहते हैं। बस ये ज़रूरत है तो सिर्फ ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इनकी सर्विसेज हासिल हैं। अब जो है साहिब इक़्तिदार जो लोग बैठे हैं जिनके पास इख्तियारात भी हैं कि अगर DHQ हॉस्पिटल में झंग में ऐसी सहूलत दी जाए तो डॉक्टर साहब फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, जबकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। बहुत से डॉक्टर्स हम देखते हैं कि पहले तो दूसरे क्लिनिक पर बैठे होते हैं, अगले चंद ही महीनों बाद पता चलता है कि अपना एक बहुत बड़ा क्लिनिक बना के बैठे हैं। इस राज से आज तक मैं पर्दा नहीं उठा सका कि ये इतनी जल्दी कैसे बन जाते हैं डॉक्टर साहब। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टफ है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में वो मैं तो यही कहूँगा कि चूँकि माशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस चल पड़ती है, फिर क्या होता है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं बाज़ वक़्त उनकी मोनोपोली होती है, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे रेंट ले रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ जी 20 या 25 हज़ार रुपया एक रूम का, जो ही आपकी प्रैक्टिस बेहतर होना शुरू होगी वो आपका रेट
3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है ना वो देना शुरू कर देंगे कि जनाब हमें तो दें, क्योंकि ये डॉक्टर साहब की अब मजबूरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो छोड़ नहीं सकते। तो फिर उस वजह से डॉक्टर्स क्या करते हैं जी, जैसे तैसे चाहे वो उनको अपनी ज़मीन बेच के करे या कुछ करे, वो अपना एक अलहदा हॉस्पिटल अपना सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरा ख्याल में ज़्यादा रोल एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है, दूसरा रोल फिर डॉक्टर्स का भी है, चूँकि वो हमारी ही कम्युनिटी में से निकले हैं, जो हमारी बहुत सारी कौम की नेचर में भी शामिल है कि हम जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी जायदाद अपनी बढ़ाना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी अच्छा मेरी वजह से तो हॉस्पिटल को इतना बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपना जल्दी हॉस्पिटल बनाऊं, एक ही दफ़ा बनाऊंगा उसके बाद बैठ के खाऊंगा। ये और अपने बच्चों को भी फिर उसी ट्रैक पे लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, वैसे आप क्या चाहेंगे, आपके बच्चे क्या बने? मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल खुला ऑप्शन दिया हुआ माशाल्लाह। मैंने कहा जी, वो मुझे कभी कभी देख के कहते हैं कि जी डॉक्टर्स की लाइफ कोई इतनी अच्छी लाइफ नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी आप सुबह से देखें 8 बजे से लेके आप 2 बजे तक जो है, या 3 बजे 4 भी बज जाते हैं FIC में, मतलब आप वहाँ पे होते हैं। शाम को आपकी प्रैक्टिस होती है, रात के आप 11 या 12 बजे जो है ना वो घर आते हैं। इसमें ना आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ है, या आपके लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। मैंने कुछ अपनी प्रैक्टिस को लिमिटाइज़ करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि ज़ाहिर है जो रेफरेंसेस थे लोग थे वो घर आना शुरू हो गए, या बात का लोगों में ये आ जाता है कि आप क्योंकि डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस चल पड़ी है तो अब ज़रा इनकी गर्दन में सरिया आ गया, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर भी एक ज़ाहिर है वो इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी चाहता है कि मैं उनके पास टाइम दूँ। अब अगर आपकी प्रैक्टिस चले, आप कम करना चाहें, तो फिर ये आपके ऊपर सोशल जो है ना वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ये रीज़न्स हैं। अच्छा, इसमें तो मैंने इसलिए बच्चों को कहा कि जो आपका दिल करता है वो आप करें। तो माशाल्लाह एक कंप्यूटर साइंस में है, अच्छा। एक इंजीनियरिंग में है, दोनों मेरी डिफरेंट फील्ड से हैं। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं जी आप डॉक्टर हैं तो आपने अपने बच्चों को डॉक्टर अक्सर ऐसे हम तो देख रहे हैं कि लोग विरासत बना रहे हैं, डॉक्टरी को एक विरासत बना रहे हैं। अगर कोई क्लिनिक भी बनाता है तो वो यही सोच के बनाता है कि कल को मेरे 1-2 बच्चे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारे पास जंग में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि डॉक्टर इसी तरह ही अपने सिस्टम को चला के फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिल के मरीज़ों के लिए आजकल गर्मियों का एक मौसम है, इसमें ये इनके लिए अच्छा मौसम है या नहीं है? क्योंकि सर्दियों में कहा जाता है कि इन्हें ज़रा एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, तो गर्मियों में क्या? जी जैसे सर्दियां हैं कि एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर वो दोनों डेंजरस हैं कि आप शदीद गर्मी में बाहर ना निकलें जो दिल के मरीज़ हैं, क्योंकि जब वो निकलते हैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पानी की कमी उनमें होना शुरू हो जाती है, तो वो कई दफ़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, गिर पड़ते हैं, चक्कर आ जाते हैं। सैर भी अगर उन्होंने करनी है तो दिल के मरीज़ों को चाहिए कि खाली पेट करें, या तो बिल्कुल जब नमाज़ पढ़ें फजर की उसके साथ ही कर लें, या कम से कम इशा के बाद करें। दोपहर में कोशिश करें कि बाहर बिल्कुल ना जाएं। और जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनका हम पानी रोकते हैं, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनके फेफड़ों में लंग्स में पानी पड़ जाता है दिल के पट्टों के कमज़ोर होने की वजह से। तो उनको हम गर्मियों में कहते हैं जी ठीक है आप 1-8 गिलास एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि वो भी बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि फिर मरीज़ का सांस तंग हो जाता है, वो रात को सीधा लेट नहीं पाता है और फिर हमें पेशाब और इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की जो कंडीशन है, अलामात जिसे कहा जा सकता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे सवाल किया, गुज़श्ता दिनों भी हमारे एक बैडमिंटन के प्लेयर मैच के दौरान ही उन्हें अटैक हो गया, तो ये कैसी कंडीशन में? क्योंकि आम रूटीन में बंदा फिट लग रहा होता है, लेकिन वो खेलते हुए अगर कोई बंदा गिर जाता है तो ये? जी बिल्कुल, अगर खेलते उसको हार्ट अटैक होता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, अगर आपको डिस्प्रिन वहाँ पे मिल जाती है, अवेलेबल मिल जाती है, तो वो डिस्प्रिन फ़ौरन च्यू कर ले या पानी के साथ ले ले। तो डिस्प्रिन को हम कहते हैं 4-man-S के, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा इंजेक्शन है, तकरीबन अराउंड अबाउट 6-7 हज़ार के करीब उसकी प्राइस है, तो हम फ़ौरन मरीज़ों को लगा देते हैं जी। तो डिस्प्रिन एक सिंपल वही काम करती है वो जो इंजेक्शन करता है, ठीक है जी। तो इसलिए फ़ौरन उसको डिस्प्रिन दें और जो भी करीबी डॉक्टर है उसको फ़ौरन दिखाएं, ताकि उसको एवेल्यूएट किया जाए कि क्या उसकी फ़ौरन एंजियोग्राफी करके उसको नाली को खोला जा सकता है। चलते चलते मैं सर आपको ये बात कर दूं, बात से बात निकल रही है। अब हमारा FIC में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और FIC के साथ पूरे पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कि कोई भी हार्ट अटैक का मरीज़ आता है तो आप उसको वो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज ना लगाएं। रीज़न क्या है कि वो 10 में से सिर्फ 6 लोगों की नालियाँ खोलता है। आप डायरेक्टली अगर वो एलिजिबल है तो उसको एंजियोग्राफी में लेके जाएं और साथ ही उसकी नालियाँ खोल लें। तकरीबन 1.5 महीने से ही अब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप पे बर्डन तो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। जी डेफिनेटली बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है LCs की वजह से स्टेंट के इश्यूज़ हैं कि अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी कम है। लोकल लेवल पे मैनेज तो कर रहे हैं जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं या MS साहबान हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब तक आपके स्टेंट की शॉर्टेज है, पीछे से ही कंपनी है, तो वो डॉक्टर्स हजरात क्या करेंगे,
लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है और फिर आगे इंस्टीट्यूट में जो है ना ये अप्लाई हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, आज मेरी कोशिश रही कि डॉक्टर साहब से एक तो ये जाना जाए कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, फिर स्पेशलिस्ट के हवाले से भी बात की और इसी तरह हमने दिल की बातें भी छेड़ी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।